एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का 5th चैप्टर जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चुनाव का दिन जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतनी उत्साहित क्यों थी। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं, है ना। तो अब आगे पढ़ेंगे कि कुछ लोग जो हैं वो शासक कैसे बने। क्या जानेंगे कि कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 4 में पढ़ा था कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन आया। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ यह एक ऐसा आयोजन था, यानी ऐसा यज्ञ था, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता था। अगर इस घोड़े को कोई रोकता था तो उसे जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है उससे राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़ों को जाने दिया तो इसका मतलब यही होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज़्यादा शक्तिशाली था और वो उसके अधीन रहेगा, है ना। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ जो था वो विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाकी खाल की विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजय तथा अन्य गुणों का गान करता था। जो राजा के सगी संबंधी थे, खासकर उनकी रानियां थे, उनके पुत्र थे, वो कई छोटे अनुष्ठान करते थे, है ना। अन्य सारे आमंत्रित राजा जो थे वो बस सिर्फ बैठकर यज्ञ की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको देखते थे। और राजा के ऊपर जो पुरोहित है वो पवित्र जल का छिड़काव करते थे और साथ साथ कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग जो थे वो राजा के लिए उपहार लाते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। तो याद रखना कि जो विष और यानी जिनको हम वैश्य बोलते हैं वो क्या करते थे, वो राजा के लिए उपहार लाते थे, लेकिन जो शूद्र हैं उन्हें अनुष्ठान में शामिल होने नहीं दिया जाता था, है ना। अब देखते हैं वर्ड क्या है। तो इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं, है ना। हम जानते हैं कि जो ऋग्वेद था वो सबसे प्राचीन ग्रंथ था। इसके बाद जो ग्रंथ रचे गए हैं उनको हमने क्या बोला है, उत्तर वैदिक ग्रंथ, है ना। इसके अंतर्गत कौन कौन था, तो इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, उनकी संपादन की विधियाँ बताई गई हैं। सामाजिक नियम कैसे होने चाहिए वो बताए गए हैं, है ना। उस समय समाज में कई समूह थे, जैसे पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले लोग, जंगल में रहने वाले लोग, है ना। ये समूह थे जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं जो कृषक और व्यापारी थे वो धनवान थे। दूसरी ओर जो पशुपालक हैं, शिल्पकार हैं, श्रमिक हैं, मछली पकड़ने वाले लोग हैं, शिकारी हैं, भोजन संग्राहक हैं, वो कैसे हैं, वो निर्धन हैं। तो इसमें क्या है, इसमें समाज के बारे में बताया गया था कि समाज में कई समूह होते थे। हमने देखा कौन कौन से हो जाता है, कुछ लोग पुरोहित हैं, योद्धा हैं, कृषक हैं, पशुपालक हैं, श्रमिक हैं, मछली पकड़ने वाले हैं, कुछ लोग जंगल में रहते हैं वो हैं। फिर इन्होंने बताया कि कुछ पुरोहित हैं और जो योद्धा हैं, कुछ पुरोहित और योद्धा क्या थे, वैभवशाली थे, है ना। वही कृषक और व्यापारी धनवान थे, यानी अमीर थे वो। और वहीं दूसरी ओर क्या हो रहा था, दूसरी ओर जो पशुपालक हैं, शिल्पकार हैं, श्रमिक हैं, है ना, शिकारी हैं, ये लोग क्या थे, ये निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ग कहते हैं। तो याद रखना वर्ड क्या है, तो याद रखना पुरोहित जो लोग थे उन्होंने क्या किया, जो
समाज है, जो लोग रहते हैं, उनको 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें क्या कहते हैं, वर्ग। ठीक है, उनके अनुसार प्रत्येक वर्ग की अलग अलग कार्य निर्धारित थे। जैसे पहला वर्ग कौन सा था, ब्राह्मण था। तो उसका कार्य क्या था, उसका कार्य ये था कि वो वेदों का अध्ययन और अध्यापन, यानी वो अध्ययन करेगा और लोगों को सिखाएगा, अध्यापन करेगा और यज्ञ करना, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा किसका था, दूसरा जो वर्ग था वो था शासकों का, जो शासन करते थे, जिन्हें हम क्षत्रिय कहते हैं, है ना। उनका काम क्या होता था, उनका काम होता था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। और तीसरे स्थान पर कौन है, विष या वैश्य हैं। वही लोग जो राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहा था उस टाइम वो राजा के लिए उपहार लेके आ रहे थे, वही वैश्य हैं ये। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। यानी जो ब्राह्मण है वो यज्ञ कराएगा, है ना। करेगा कौन, तो यज्ञ जो करेगा वो क्षत्रिय हैं और वैश्य हैं, शूद्र नहीं कर सकते हैं, है ना। वर्णों में जो शूद्र हैं उनका अंतिम स्थान था। कैसा था, अंतिम। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था, इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्राय जो औरतें होती थी उनको भी शूद्र माना जाता था और उनसे भी बोला गया था कि आप वेदों का अध्ययन नहीं कर सकती हो, यानी वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था उनका। तो हमने ये वर्ड देखा क्या था कि क्या हुआ कि कि पुरोहित जो लोग थे उन्होंने 4 वर्डों में समाज को विभाजित किया था, जिन्हें वर्ड कहते हैं। और प्रत्येक वर्ड का क्या था, अलग अलग कार्य था। हमने पहला देखा ब्राह्मण, जो वेदों का अध्ययन करते थे, यज्ञ करवाते थे, है ना, उसके बदले उन्हें उपहार मिलता था। दूसरे थे शासक, जिन्हें क्षत्रिय कहते हैं, उनका कार्य था युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। तीसरा था वैश्य, वैश्य तो थे, इनमें कृषक, व्यापारी, पशुपालक आते थे, है ना। अब क्षत्रिय और वैश्य हैं, इन दोनों को यह करने का अधिकार था, लेकिन जो शूद्र हैं और महिलाएं हैं उनको ये अधिकार नहीं था। ठीक है, आइए। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। कैसे, पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण कैसे, जन्म के आधार पर, यानी व्यक्ति जिस वर्ग में जन्म लेगा उस वर्ग का जो कार्य है वो व्यक्ति वही कार्य करेगा, कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता है। इसका मतलब उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान जो है वो ब्राह्मण ही होगी, है ना। अब क्षत्रिय है, क्षत्रिय की कोई संतान है तो वो क्षत्रिय में ही रहेगी और वही राजा बनना, युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना, उसका काम यही होगा। वैश्य हैं वो वैश्य में ही रहेंगे। शूद्र हैं तो शूद्र का जो काम था तीनों वर्ण की सेवाएं करना, तो वो वही करेंगे, यानी अन्य कोई कार्य नहीं कर सकते। यानी क्या हुआ कि उनका जो कार्य है, उनका वर्ण का जो निर्धारण है वो जन्म के आधार पर ही कर दिया गया था, है ना। बाद में क्या हुआ, अब 4 वर्णों के अलावा बाद में क्या हुआ कि बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कौन कौन था, तो अछूत वर्गों में शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक जो थे, मतलब यानी जंगलों से जो फल फ्रूट्स वगैरह इकट्ठे करते थे वो लोग। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे, वो भी किस में आते थे, वो भी अछूत में आते थे। अब ये अछूत है क्या, तो अछूत का मतलब है कि जो बाकी लोग थे वो इनके संपर्क में नहीं आना चाहते थे। अगर जैसे छू लिया या संपर्क में आ गए तो बोलते थे कि वह अपवित्र माना जाता था, मतलब अपवित्र हो गया। यानी एक इंसान ने अगर अछूत को छू लिया, ब्राह्मण है, जैसे ब्राह्मण या क्षत्रिय है, उसने गलती से अछूत को छू लिया तो उसको अपवित्र माना जाता था, है ना। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। यानी कई लोगों ने क्या कहा कि इस वर्ण व्यवस्था को हम स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे कुछ राजा जो थे स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। अब देखिए राजा और ब्राह्मण है, इनमें भी प्रॉब्लम हो रही है। कैसे, जैसे राजा है स्वयं को क्या मान रहे हैं, जैसे वो थे पुरोहित थे, वो क्या बोलते थे, हम श्रेष्ठ हैं। लेकिन जो राजा हैं वो बोलने लगे कि पुरोहितों से श्रेष्ठ हम हैं, है ना। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान करने का जो अधिकार है वो सबको मिलना चाहिए।
है ना। जैसे हमने देखा था कि अनुष्ठान करने का अधिकार है वो क्षत्रिय और वैश्य को मिला था, और जो शूद्र थे, महिलाएं थी, उनको वो अधिकार नहीं था। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में कुछ लोग ये चाहने लगे कि जो अनुष्ठान है वो करने का अधिकार सबका होना चाहिए। कई लोगों ने छुआछूत जो थी उसकी आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। आइए अब देखते हैं जनपद, है ना। महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन्म के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे थे। पहले हम जानते थे कि राजा जो होता था वो जन्म का राजा होता था। अब क्या होने लगा कि जो महायज्ञ कर रहा है, महायज्ञ करने वाला जो राजा है, अब जन्म के राजा न होकर क्या होने लगे, जनपदों के राजा माने जाने लगे। अब जनपद का अर्थ क्या है, तो जनपद का अर्थ है जन के बसने की जगह। क्या है, जन जो है वो जिस जगह बसे हैं, बस के रहने लगे हैं, उस जगह को क्या बोला गया है, जनपद। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण जनपद नीचे दिए गए हैं, अभी हम उनको देखेंगे। प्रातः दिनों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। जैसे दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर है, एटा के पास अंतरजी खेड़ा है, इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि जो लोग थे वो झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, चना, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। तो क्या हुआ, जो प्राकृतिक हैं उन्होंने क्या किया, जनपदों की खुदाई की, है ना। कुछ जनपद दिए गए हैं, जो दिल्ली के पास एक पुराना किला है, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर है, ये क्या उस टाइम के ये जनपद हैं, है ना। एटा के पास अंतरजी खेड़ा है, इनकी खुदाई की। इससे उनको क्या पता चला कि जो लोग थे वो झोपड़ियों में निवास करते थे, मवेशियाँ और जानवरों को पालते थे, वे कृषि भी करते थे, यानी चावल, गेहूँ, गन्ना, तिल आदि फसलें उगाते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ कुछ दिया हुआ है कि चित्र धूसर पात्र। तो ये देखिए, ये है आपका चित्र धूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत पतली सतह के, सुंदर और चिकनी है। देखिए पतली है ना, और सुंदर और चिकनी है। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता है। अब लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। लोगों ने क्या स्टार्ट किया, लोग जो थे वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के बर्तन होते थे। अभी हमने चित्र धूसर पात्र देखा था ना, ये देखिए, और कुछ कैसे होते थे, लाल रंग के होते थे। इन पुरातनों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्र धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। हमने अभी देखा, जैसे कि इनके नाम से स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर क्या चित्रकारी की गई होगी, यानी बर्तनों पर चित्रकारी की गई थी, इसलिए हम इनको बोलते हैं चित्र धूसर पात्र। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। अब महाजनपद देखिए, हम जन से कहाँ हैं, जन से हम महाजनपद में आए। अब महाजनपद से जन से हम कहाँ हैं, जन से हम जनपद में आए। अब जनपद से हम कहाँ जाएंगे, महाजनपद पे जाएंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। करीब 2500 साल पहले क्या हुआ कि कुछ जनपद जो थे वो अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, शक्तिशाली हो गए थे, इन्हें जनपद कहा जाने लगा। क्या हुआ, 2500 साल पहले कुछ जनपद जो थे वो अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। कैसे हो सकता है, अधिक शक्तिशाली हो गए हों, तो इन्हें कहा गया, महाजनपद कहा गया। कुछ महाजनपदों के नीचे दिया गया है ना, अभी देखेंगे। अधिकतर महाजनपदों की कैपिटल होती थी, यानी राजधानियाँ होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट, पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी, है ना। अब क्या होने लगा, महाजनपदों का निर्माण होने लगा, उनकी राजधानियाँ होती थी, उनको किलेबंद भी किया गया था, उनके चारों ओर लकड़ी, ईंट, पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी, है ना। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डर कर अपनी सुरक्षा के लिए इन करों का निर्माण कराया। हमने देखा कि ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी, क्यों, क्योंकि उन्हें डर था कि दूसरे राजा हैं वो हम पर आक्रमण करेंगे तो हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, है ना। तो क्या हुआ, उन्होंने किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची, प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि
प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी। अब बताइए, इतनी विशाल दीवार अगर बनाई जा रही है तो उसके लिए योजना तो बनानी पड़ेगी ना। और क्या होता था, लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष बच्चे क्या करते थे, इसके लिए अधिक परिश्रम करते थे। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी। अब राजा सेना रखने लगे। अब बताइए, किले बनवा लिए, ऊंची ऊंची दीवारें हैं, है ना। ये किस लिए किया गया कि दूसरा राजा है वो आक्रमण करेगा तो उससे बचाव के लिए। अब राजा आक्रमण करेगा तो वो अपनी सेना के साथ करेगा, तो क्या होगा, हमको भी अपनी सेना रखनी चाहिए। तो राजाओं ने क्या किया, अब राजा स्वयं की सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे, यानी हम 8 में पढ़ेंगे जो आहत सिक्के हैं उनके बारे में, है ना। आइए यहाँ देखिए, महत्वपूर्ण जनपद और महाजनपद नगर हैं, इनको देख लेते हैं। जैसे देखिए, गांधार, है ना, हस्तिनापुर, कुरु, पांचाल, कौशल, वैशाली, बज्जी, अंग, मगध, कौशाम्बी, राजगृह, है ना, अवंती, उज्जैन, तक्षशिला, ये सारी क्या हैं, जनपद और महाजनपद थे, है ना। आना चाहिए। ये क्या है, एक कौशाम्बी जिले की दीवार। ये देखिए, ये क्या है, ये आपकी कौशाम्बी जो है उसकी किला जो है उसकी दीवार है। ये चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसकी एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था, यानी महाजनपदों का जब विकास हो रहा था उस टाइम इसका निर्माण हुआ था। कर बताइए, अब राजा जो हैं वो क्या कर रहे हैं, जनपद जो है महाजनपद में बदल रहे हैं। महाजनपदों की अपनी राजधानियां हैं, बड़ी बड़ी किलेबंदी की जा रही है, ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जा रही हैं, स्वयं की सेना रखी जा रही है, उनको वेतन दिया जा रहा है, आहत सिक्कों के रूप में वेतन दिया जा रहा है। लोग किलेबंदी करने में इतने सारे लोग जुटे हैं, उनको वेतन दिया जा रहा है। तो वेतन कहाँ से देंगे, है ना। तो उनको एक कर व्यवस्था बनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, कर व्यवस्था बनानी पड़ेगी, है ना। क्योंकि कर प्राप्त होगा तभी तो हम जो काम कर रहे हैं उनको वेतन भुगतान कर सकेंगे, है ना। तो इन्होंने क्या किया, कर लगाए। कैसे, देखिए, महाजनपदों के राजा विशाल किले बन पाते थे, बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। क्या करने लगे महाजनपदों के राजा, कि अब नियमित रूप से क्या कर वसूलने लगे, है ना। आइए अब कर देख लेते हैं, क्या क्या कर लगाए जाते थे। तो फसलों पर लगाए गए कर, पहले किस पे, पहले फसलों पर। तो फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग जो थे वो कृषक ही थे। प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहते थे। क्या कहते थे, भाग कहते थे। कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर जो कारीगर के ऊपर भी कर लगाए जाते थे, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि बुनकर, लोहार, सुनार को राजा के लिए 1 महीने 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालक को जानवरों को या उनके उत्पादकों के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारी जो थे उनको सामान खरीदने बेचने पर कर देना पड़ता था। आखिर तक संग्राहक जो थे वो जंगल से वस्तुएं जो प्राप्त करते थे वो राजा को देते थे, है ना। तो ये क्या था, ये हमने कर देखा, है ना। हमने कर में क्या देखा कि पहले तो जो फसल है उस पर कर लगाया गया था और ये उपज का 1/6 हिस्सा होता था, जिसे भाग कहा जाता था। ठीक है, कारीगरी के ऊपर जो कारीगर थे उनके ऊपर भी कर लगाए गए थे, उनको श्रम के रूप में कर का भुगतान करना पड़ता था, यानी महीने के 1 दिन में राजा के लिए काम करना पड़ेगा। पशुपालकों को जानवरों, है ना, पशुपालक जो हैं जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, यानी पशुपालक या तो जानवर देंगे या उनसे उत्पन्न होने वाला जो उत्पाद है वो राजा को देंगे। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर कर देना पड़ता था। आखिर तक तथा संग्राहक जो जंगल से वस्तु इकट्ठी करते हैं वो देनी पड़ती थी। अब कृषि में परिवर्तन। तो इस युग
में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन हुए। पहला, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। पहले क्या होता था, पहले लकड़ी के हल होते थे, लेकिन अब क्या हुआ, हल के फाल जो हैं वो लोहे के होने लगे। अब कठोर जमीन को भी लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधा का रोपण शुरू कर दिया, अर्थात खेतों में बीज का छिड़क कर धान उपजाने की बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर टूल परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दासी, भूमिहीन खेती और मजदूर है जिनको कमतर कहा जाता था, वो करते थे। तो हमने देखा महाजनपद काल में क्या हुआ, कृषि में तो परिवर्तन हुए। क्या हुआ, पहले तो लोहे का फल का उपयोग होने लगा, क्योंकि पहले के जो लकड़ी के हल थे वो जमीन को, कठोर ज़मीन थी उसको अच्छे से जोत नहीं पाते थे, है ना। फिर लोहे का फल आया तो उसने जो कठोर ज़मीन है उसको आसानी से जोता जा सकता था। इससे क्या हुई, इससे फसलों की उपज बढ़ी। दूसरा लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, यानी बीज छिड़कने के बजाय उन्होंने क्या किया, पौधे तैयार कर उनका रोपण किया, जिससे क्या हुआ, पैदावार जो थी वो बढ़ने लगी, है ना। लेकिन इसमें जो परिश्रम था वो बहुत ज़्यादा लगता था। अगर सूक्ष्म निरीक्षण, तो आइए देखते हैं मानचित्र में मगध भूमि। आइए देखते हैं, हमने मगध अभी देखा था, है ना। तो देखिए ये है आपका मगध, दिख रहा है, ये है ना, एक मिनट, ये है आपका मगध। देखिए, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है मगध के बारे में। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया, यानी इतने सारे जनपद थे उनमें से जो मगध है वो महत्वपूर्ण बन गया। क्यों, क्योंकि ये गंगा और सोन जैसी नदियों के मगध क्यों महत्वपूर्ण बन गया, क्योंकि गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। क्या होता था, गंगा और सोन नदियाँ जो है मगध से होकर बह रही हैं। अब बह रही हैं तो इनका उपयोग क्या है, इसके माध्यम से हम यातायात कर सकते हैं, है ना। जल वितरण यानी जल का वितरण कर सकते हैं, है ना। ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि हम जानते हैं कि हर बार जो बाढ़ का मैदान जो होता है वहाँ अच्छी खेती की जाती है। मगध का एक हिस्सा जो था वो जंगलों से भरा था। इन जंगलों में क्या था, इन जंगलों में हाथी थे, है ना। अब क्या किया जाता था कि हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था और उनको सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। एक तो हमें जंगलों से हाथी मिल रहे हैं जिनको प्रशिक्षित करके अपनी सेना में शामिल कर दिया, दूसरा जंगलों से घर, गाड़ियाँ, रथ बनाए जा रहे हैं, है ना। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी। अब आपसे ये पूछा जाए कि जो मगध है वो एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण जनपद बन गया था कैसे, या महाजनपद बन गया था कैसे, तो याद रखना पहला कारक था कि गंगा और सोन जैसी नदियाँ जो थी मगध से होकर बहती थी, है ना। ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि नदियों के माध्यम से यातायात किया जा सकता था। यातायात किया करेंगे तो व्यापार भी करेंगे, है ना। आसपास के क्षेत्रों में जल वितरण किया जा सकता था, कृषि के लिए सिंचाई की जा सकती थी, है ना। और ज़मीन उपजाऊ होती थी, क्यों हम देखते हैं कि जो बाढ़ का मैदान होता है वहाँ की जो मिट्टी होती है वो बहुत उपजाऊ होती है ना। और दूसरा क्या था, मगध का एक हिस्सा है वो जंगलों से भरा था। इससे क्या होता है, इससे जो मगध था उसको हाथियाँ मिलते थे, उनको प्रशिक्षित किया जाता था और सेना के काम में लगाया जाता था। दूसरा, जंगलों से प्राप्त जो संसाधन है उनसे गाड़ियाँ, रथ, लकड़ी, रथ बनाए जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा लौह अयस्क की खदानें हैं इसमें, जिनसे मजबूत हथियार, औजार बनाए जा रहे हैं जिनका युद्धों में इस्तेमाल हो रहा है, आसपास के क्षेत्रों को विजित करने में इस्तेमाल हो रहा है, राइट। आइए, मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिम्बिसार तथा अजातशत्रु हुए हैं। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे, यानी पहले बिम्बिसार, अजातशत्रु, मतलब यहाँ के जो राजाएं हैं उनका भी बहुत योगदान है मगध को शक्तिशाली बनाने में, है ना। बिम्बिसार एक और महत्वपूर्ण शासक हैं। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह यानी आधुनिक राजगीर जो है कई सालों तक मगध की कैपिटल रहा, बाद में पाटलिपुत्र कैपिटल बना था।
अब 30 साल पहले की बात है। मैसेडोनिया के राजा सिकंदर, कौन? मैसेडोनिया के राजा सिकंदर, बहुत नाम सुना होगा, है ना। विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्य को जीता हुआ उसने क्या किया कि वह मिस्र जो है, पश्चिमी एशिया है, उन राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में आया, है ना। भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाही जो थे उनके इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वे इस बात से भयभीत थे कि शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बड़ी सेना थी। अब है बज्जी। हमने मगध के बारे में पढ़ा, अब हम देखेंगे बज्जी, है ना। अब ये गढ़ क्या, पहले देखते हैं गढ़। अतः गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्य वाले समूह के लिए किया जाता है, यानी कई सदस्य होते हैं, वो जो समूह होता है उसके लिए क्या गढ़ का प्रयोग हो रहा है। संघ क्या है? संघ अर्थात संगठन या सभा, है ना। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज बन गया था। उसके नज़दीक ही था बज्जी राज्य, जिसकी कैपिटल क्या थी? वैशाली। ठीक है, यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी। कैसी शासन व्यवस्था? तो जिसे हम गढ़ या संघ कहते हैं, यानी जो शासन व्यवस्था थी यहाँ की, वो कौन चला रहा था? तो वो कई सदस्यों वाले समूह जो थे, जिन्हें संघ अर्थात संगठन कहते हैं, वो यहाँ का प्रशासन संभाल रहे थे, इसलिए हम इनको गणतंत्र बोलते हैं, है ना। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। तो गढ़ मतलब क्या था? गढ़ या संघ में क्या होते थे? कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो था वो राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास और कंबकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो हमने देखा गणतंत्र क्या है। तो गणतंत्र है कि कई सदस्य होते थे, उनका समूह होता था, वो शासन करते थे, है ना। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे और प्रत्येक व्यक्ति था उसको राजा कहा जाता था। ये सारे राजा मिलकर अनुष्ठान भी करते थे, है ना। सभाओं की बैठक करते थे, बातचीत करते थे, वाद विवाद को हल करते थे, है ना। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे, उनका सामना करते थे। लेकिन जो गढ़ है, यानी जो समूह है, इसमें स्त्रियां, दास, कंबकार जो थे, जो सभाएं हैं, जो बैठकर वाद विवाद हल किया जा रहा है, ये सोचा जा रहा है क्या करना है, क्या नहीं, कैसे करना है, उनमें स्त्रियां, दास, कंबकार जो थे, इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध तथा महावीर, अब इसके बारे में देखेंगे। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गढ़ से संबंधित सदस्य थे। याद रखना कि बुद्ध तथा महावीर जो हैं वो दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। आइए आगे देखते हैं। बज्जी संघ का वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। बज्जी संघ का ये वर्णन किससे? दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और बज्जी संघ, तो ये जो वर्णन यहाँ दिया हुआ है, लिखा हुआ है, वो दीघ निकाय से लिया गया है। और दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। तो देखिए क्या लिखा है। अजातशत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी मंत्रिकार वशिकार को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा। अब वो क्या रहा था कि हमने देखा जो बज्जी हैं, वहाँ के जो लोग थे वो मिलकर शासन करते थे, है ना। मिलकर कोई आक्रमण होने वाला है तो उसका मिलकर बातचीत करते थे, कैसे हल किया जाना चाहिए। सारे लोग इकट्ठा मतलब वहाँ का प्रशासन संभालते थे। तो हुआ क्या कि उसको कोई भी जीत नहीं पा रहा था, इसलिए जो अजातशत्रु आए उन्होंने क्या सोचा कि बज्जी पर आक्रमण करेंगे। उन्होंने इसके लिए क्या किया कि उनके जो मंत्री थे वशिकार, उनको बुद्ध के पास भेजा कि हम बज्जी को कैसे जीत सकते हैं, है ना। तो बुद्ध ने उनसे पूछा क्या बज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, यानी बज्जी में सभाएं जो हैं वो नियमित रूप से होती हैं, लोग बातचीत जो है, समस्याओं को हल है ना, उनमें सभी सदस्य जो हैं वो उपस्थित होते हैं, तब उन्होंने कहा कि बज्जीवासी जब तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियम जो है उनका पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। तब तक क्या हो सकता है कि बच्ची को कोई जीत नहीं सकता और उनकी उन्नति होती रहेगी। किसने कहा? ये
बुद्ध ने कहा, है ना, जब अजातशत्रु के मंत्री बहिष्कार गए तब। बज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहर तथा गाँव में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे। उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएगा, है ना। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 15,000 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त करके उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया, है ना। इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब आइए इसमें कुछ दिया हुआ अनेक, तो इसमें देखो पढ़ते हैं। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। अब हमने अपने यहाँ का गणतंत्र देखा था, है ना, अभी देखा था हमने, गढ़ संघ लोग मिलकर शासन करते थे। अब देखेंगे कि जो एथेंस है वहाँ का गणतंत्र कैसा है। वहाँ पे भी गणतंत्र है ना। ये व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। तो क्या था कि 30 साल से ऊपर के जितने पुरुष हैं उनको पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थी। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियाँ जो थी लॉर्डों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। देखिए हमने देखा कि हमारा जो महाजनपद काल चल रहा था उसमें भी जो महिलाएं हैं, शूद्र हैं, उनको अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जा रहा था। उनको कई अधिकार नहीं दिए जा रहे थे, है ना। ऐसे क्या हुआ, एथेंस में भी जो प्रशासन जो चल रहा था वहाँ भी औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं दिया गया था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिलते थे। एथेंस में खदानें, खेतों, घरों, कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिलते थे। तो हमने देखा यहाँ भी कई ऐसे समूह हैं जिनको नागरिक अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। ये अब आपको करना है, मैंने पूरा पढ़ा दिया है कि अश्वमेध के घोड़ों को अपने राज से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। सही है ना। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव कर देते, गलत हो गया। जो पुरोहित थे वो छिड़काव करते थे। पुरातत्वविदों को जनपदी की वस्तुओं में महल मिले हैं, है ना। तो ये गलत है क्योंकि पुरातत्वविदों ने जब जनपदों की खुदाई की, जैसे दिल्ली का पुराना किला है, मेरठ में हस्तिनापुर है, तो उन्होंने देखा कि जो लोग थे वो झोपड़ियों में रहते थे, पशुपालन करते थे, कृषि करते थे, है ना। चित्तर दूसरा पात्रों में अनाज रखा जाता था, है ना। ये भी ठीक है। महाजनपदों में बहुत से नगर किलाबंद थे, तो ये भी ठीक है क्योंकि महाजनपद हमने देखे उनकी बहुत मतलब महाजनपद थे, उनकी कैपिटल होती थी, उनको किलाबंद किया जाता था, है ना। महाजनपद का राजा, नीचे दिए खानों में निम्नलिखित शब्द भरना है। आखेटक, संग्राहक, कृषक, व्यापारी, शिल्पकार, पशुपालक, ये आप खुद कर लेना, ठीक है। समाज के वे कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे, बताइए। समाज के वे कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे, ये आपको करना है, ठीक है। महाजनपद के राजाओं ने किलों क्यों बनाए, तो हमने देखा कि महाजनपद के राजाओं ने किले किस लिए बनाए, क्योंकि वो अब अपने जो दूसरे राजाओं हैं उनके जो आक्रमण होंगे उनसे बचाव के लिए उन्हें क्या किया, किले बनाए, है ना। आज के शासकों के चुनाव की प्रक्रिया जनपदों के चुनाव से किस प्रकार भिन्न थी, ये भी आप बताइए, है ना। चलो ये हमारा चैप्टर यहाँ से खत्म होता है।